नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आशा है सभी ने नया पैटर्न देख लिया होगा। यानी कि अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 नंबर के आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो होगा वहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से और 5 नंबर आपको यहाँ से। तीसरा जो सेक्शन होगा वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे और 4 क्वेश्चन में से आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का, अर्थात यहाँ से आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे। जो आपका डी पोर्शन होगा वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा और ये क्वेश्चन आपका जो होगा वो 10 नंबर का होगा। तो इस नंबर के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से आप लोगों का जो नया पैटर्न आया वो यही रहेगा। आप लोग वेबसाइट पर भी जा कर के चेक कर सकते हैं, अपने कॉलेज से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम, क्योंकि इस पैटर्न को आपको इसलिए बता दिया गया क्योंकि बहुत सारे हो सकता है भाई बहनों ने ना देखा हो, तो अब देख के जान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम यूनिट 5 पर बात करेंगे और 4th यूनिट का जो जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, जैसे एनटीए एक्ट हुआ और आपका पीडब्ल्यूडी हुआ, और इसके बाद में आरटीई, मैंने उसकी वीडियो स्पेशली आरटीई एक्ट 2009 की वीडियो मैंने अपलोड की है, सर्व शिक्षा अभियान अपलोड कर दिया गया। तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे इनकी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो यूनिट 5 की बात करेंगे, यानी कि यूनिट 5 में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ से यूनिट 5 से ये मान के चलिए कि आपको लॉन्ग आंसर में और हो सकता है कि शॉर्ट आंसर यानी 2 नंबर में भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिले। खास करके यहाँ से लॉन्ग आंसर यानी कि 10 नंबर और 5 नंबर में से यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिट 5.1 की, जहाँ पर पूछा गया है कि स्कूल संगठन और प्रशासन की परिभाषा और सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहले हम संगठन को जान लेते हैं कि आखिरकार संगठन क्या होता है। संगठन क्या होता है? संगठन काफ़ी चीज़ों का हो सकता है, जैसे भौतिक चीज़ों का संगठन भी हो सकता है, व्यक्तिगत चीज़ों का संगठन भी हो सकता है, विचारों का गठन भी हो सकता है। तो संगठन क्या होता है सुनिएगा। संगठन व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो निश्चित कार्य, किस समूह को कहेंगे? जो निश्चित कार्य को सबसे उत्तम और मितव्ययी ढंग से पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर नियमों एवं प्रतिक्रियाओं से बंधे होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आर्मी का संगठन हुआ, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये मान के चलिए कि कोई ऐसा संगठन हुआ, जैसे मान लीजिए कि आरएसएस हुआ, तो क्या वहाँ पर निश्चित उद्देश्य हैं और वहाँ पर जो लोग लगे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। कोई भी संगठन हो सकता है, आपके विद्यालय का संगठन हो सकता है जहाँ पर टीचर्स का कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का संगठन हो सकता है। तो ये सभी क्या निश्चित उद्देश्य होते हैं और निश्चित कार्य के लिए एक साथ में लोग मिल करके रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं, प्रतिक्रियाओं से बंधे होते हैं। संगठन के मुख्य 3 तत्व। पहला आपका भौतिक रूप से संगठन। भौतिक रूप से संगठन, अब आप क्या कहेंगे भौतिक रूप से? जैसे मान लीजिए कि पुस्तकालय में पुस्तक क्या हुई, संगठित हुई, और सभी, जैसे गणित की पुस्तकें आप मान लीजिए तो गणित की पुस्तकों में से सभी राइटर्स की बुक वहाँ पर आपको देखने को मिली। भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, टीएलएम, खेल का मैदान, संग्रहालय, ये सभी क्या भौतिक चीज़ों के संगठन में आते हैं। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति का संगठन या जो व्यक्तियों का संगठन क्या होगा? दूसरा व्यक्ति संगठन। अब व्यक्ति संगठन में आप सभी को मैंने अभी बताया, इनमें कौन कौन आएगा? व्यक्ति संगठन में व्यक्तियों का तात्पर्य मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी स्कूल का प्रशासन हुआ, किसी आर्मी की कोई फौज का एक बटालियन हुई, तो ये सभी क्या एक संगठित रूप से एक साथ में रहते हैं, ये व्यक्तिगत संगठन। विचारों का संगठन, अब विचारों का संगठन क्या होता है? मान लीजिए किसी बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी न किसी गुरु को करते हैं,
तो क्या होता है, उस गुरु से वो लोग प्रभावित होते हैं और आपस में सभी लोग एक साथ में मिलकर के रहते हैं। वो क्या हुआ, एक संगठन हुआ, अपने विचारों अपने सिद्धांतों को एक साथ में मिलकर के करते हैं। कुछ लोग विवेकानंद को मानते हैं तो कुछ लोग गांधी जी को मानते हैं, तो ये सब और उन्हीं का जो है वो अनुसरण करते हैं एक संगठन में रह करके। अब अगर हम बात कर लें प्रशासन की, तो प्रशासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है? लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टिक से लिया गया है ये, और इसका अर्थ होता है दूसरे के हित के लिए की गई सेवा। प्रशासन का अर्थ क्या होता है, मतलब मिनिस्टिक का अर्थ क्या होता है, दूसरे के हित के लिए की गई सेवा। और अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो गुडे जी ने परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि निश्चित नीतियों के अनुसार शिक्षा गठन को चलाने के लिए अपनाई गई सभी रीतियों तथा प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है। कहा गया कि निश्चित नीतियों के अनुसार, कोई एक निश्चित नीतियां हैं, कोई नीतियां बनाएंगे, उसमें से निश्चित नीतियां हैं, इसके अनुसार शिक्षा गठन को चलाने के लिए अपनाई गई सभी रीतियों तथा प्रक्रियाओं को प्रशासन कहा जाता है। स्कूल संगठन व प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो सिद्धांत की अगर हम बात कर लें तो पहला सिद्धांत होगा लोकतांत्रिक दर्शन का सिद्धांत। ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को पेपर में जरूर देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक दर्शन का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, स्कूल का संगठन एवं प्रशासन लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित होते हैं और स्कूल की सभी प्रकार की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में सभी लोग सहभागी होते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से जितने भी स्कूल के प्रशासन हैं, जितने भी स्कूल के व्यक्ति हैं, सभी कार्यक्रमों में और गतिविधियों में शामिल होंगे और सभी लोग एक दूसरे के लिए सहभागी होंगे। प्रत्येक कर्मचारी, एक अध्यापक व बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और स्कूल को सभी लोगों के साथ सामंजस्य बना करके चलना पड़ता है। साथ ही साथ इसका जो मुख्य होता है वो कौन होता है, प्रधानाचार्य होता है। स्कूल प्रशासन का मुख्य कौन होता है, प्रधानाचार्य होता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे की, तो दूसरा दोस्तों दायित्व निर्धारण का सिद्धांत। दूसरा आपका क्या होगा, दायित्व निर्धारण का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, यह प्रशासन स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं अन्य गतिविधियों को संपादन करने के लिए स्कूल के अध्यापक बच्चों व कर्मचारियों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। यानी कि दायित्व क्या होते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ गतिविधियों में शामिल होना। तो जो जिसका काम है वो थोड़े थोड़े दायित्व को सौंपता है, जिससे किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना बने। जो जिसका दायित्व है, जो जिसका काम है, वो अपना काम करेगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्या हुआ, समानता का सिद्धांत। यानी कि तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, समानता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, सभी को एक, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कोई सहकर्मी हो, सभी को समानता के अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी का जो निर्णय होगा, सभी से जो भी डिस्कशन होगा वो किया जाएगा। स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत, ये आपके जो सिद्धांत हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग विशेष विद्यालय की बात करते हैं। तो विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक विशेष विद्यालय में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके एक समावेशी विद्यालय में। तो आप सभी को पता है कि भवन कैसा होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए, उचित गलियारे होनी चाहिए, ऊंचाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर रैंप होनी चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, फर्नीचर होनी चाहिए। और फर्नीचर कैसे होने चाहिए, यू आकार के शेप में होने चाहिए। कमरे के अंदर का वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों, कमरे के अंदर क्या होना चाहिए कि अच्छी पेंटिंग होनी चाहिए और कमरे के अंदर जो सुविधाएं हैं आपके कह सकते हैं कि लाइट की सुविधा होनी चाहिए और साथ ही साथ जो बाहर के प्रकाश की है वो सुविधा होनी चाहिए, कैंची, मॉडलिंग, ये सभी पेपर वहाँ पर होने चाहिए। कमरे के जो बाहर का वातावरण वो भी अच्छा होना चाहिए। स्टाफ होना चाहिए कि जो हमारे पास स्टाफ ऐसा हो कि जहाँ पर जो बच्चों को पढ़ा सके और विशेष विद्यालय में खास करके
जो विशेष शिक्षक होते हैं वो होने चाहिए, और जो समूह होना चाहिए, यानी कि बच्चे की एज ग्रुप क्या है, बच्चा 3 से 6 साल का है तो उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, या हम किस ग्रुप के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इन सभी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ समय होना चाहिए। लगभग में एक विशेष विद्यालय 5.5 से 5.5 घंटे का समय होना चाहिए कि बच्चा वहाँ पर रहे। और अभिलेखों का रखरखाव होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे होने चाहिए, पोर्टफोलियो होनी चाहिए, और साथ ही साथ कैश बुक होनी चाहिए। और कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम अपने पास से भेज रहे हैं, तो दोस्तों स्पीड पोस्ट जो किया जाता है उसकी भी एक बुक होती है, उसको भी होना चाहिए। अभिभावक और शिक्षक की मुलाकात भी होनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स मीटिंग भी होनी चाहिए विद्यालय में। बजट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके एक विशेष विद्यालय में, जहाँ पर विशेष बच्चे पढ़ने आते हैं, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया। अगर आप इनको पढ़ेंगे, केवल इतना आप लोग अगर याद कर लेंगे कितनी चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग उन चीज़ों को लिख सकते हैं। समावेशी विद्यालय में रैंप का निर्माण होना चाहिए। बुनियादी ढांचा जो होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो विकलांग बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों, वो भी आ सकें, और जहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे हों वो भी आ सकें, जहाँ पर मानसिक मंदित बच्चे हों वो भी आ सकें, जहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हों, श्रवण बाधित बच्चे हों वो भी आ सकें, और साथ ही सामान्य बच्चे तो आएंगे ही वहाँ पर, क्योंकि जो विद्यालय है वो कैसा है, समावेशी विद्यालय है। उचित कक्षा कक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष शिक्षकों की वहाँ पर भी नियुक्ति होनी चाहिए। अध्यापक और बच्चे का अनुपात होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व रहता है आपके समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय में। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट है, यूनिट 5.2। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 5.3 की, तो उसमें क्या कहा जाता है, विद्यालय प्रमुख की जिम्मेदारियां, यानी कि विद्यालय का प्रमुख कौन होता है, प्रधानाचार्य। उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, विद्यालय के प्रति उसका नेतृत्व क्या रहता है, वो किस प्रकार से एक विद्यालय को चला सकता है और किस प्रकार से उसका संचालन कर सकता है। तो विद्यालय में प्रमुख रूप से जो मुखिया होता है वो कौन होता है, विद्यालय का हेड होता है, यानी कि प्रधानाचार्य होता है, जिसके तहत विद्यालय देखा जाता है, विद्यालय चलाया जाता है। तो उसको क्या वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, उसके गुण होना चाहिए वो सकारात्मक सोच का होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। स्कूल की दैनिक क्रियाओं में हाथ बटाने वाला होना चाहिए, दूसरों के लिए उसका अनुसरण कर सके, यानी कि दूसरे भी उसको देखें तो उसको आकर के कहें सर कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, यानी कि ऐसा नहीं कि भेदभाव होना चाहिए किसी के बीच में। कोई भी अभिभावक आए, कोई भी बच्चा आए, उसके प्रति उसको सुनना चाहिए और जो भी उसकी परेशानियां है उसको दूर करना चाहिए। शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए और जो भी अनुशासन होना चाहिए विद्यालय में, उस अनुशासन का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन होना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन जो है बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। अगर विद्यालय का अनुशासन बना रहता है तो ये मान के चलिए सबसे बेहतरीन विद्यालय हम बना सकते हैं। अगर विद्यालय में अनुशासन है, विद्यालय में सभी चीज़ों का पालन होता है, जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन होना चाहिए, और ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि बच्चों का लाभ हो सके, बच्चों को हम प्रभावी ढंग से चीज़ों को बता सकें। मनोरंजन, खेल कूद होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ अनुशासन भी बना रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विद्यालय प्रमुख और उसके अनुशासन के बारे में। इसके बाद में अगर हम बात कर लें यूनिट 5.4 की, तो यहाँ पर कहा जाता है कि वार्षिक नियोजन और समय सारणी हम किस प्रकार से बनाएंगे। जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, मासिक समय सारणी यानी कि मंथली हम बनाएंगे या साप्ताहिक बनाएंगे, दैनिक समय सारणी बनाएंगे। उपयोगी होनी चाहिए समय सारणी सभी के लिए, और जो इम्पोर्टेंट रहती है वो नवीनता के सिद्धांत पर समय सारणी होनी चाहिए, वास्तविकता के सिद्धांत पर होनी चाहिए। तो ये समय सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेंटेनेंस, रख रखाव, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपका हो, केस हिस्ट्री हो, CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन हो, ये सभी चीज़ें एक विद्यालय में होनी चाहिए। अभिलेख होने चाहिए, छात्र का पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, एक अवकाश रजिस्टर होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, उपकरण,
जितने भी आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट हैं यानी कि उपकरण हैं उनका एक लेखा जोखा होना चाहिए, स्थानांतरित पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, अभिभावक रजिस्टर होना चाहिए, सामग्री का अभिमान मैंने आपको रजिस्टर बता ही दिया। तो ये सभी चीज़ें एक चाहे वो विशेष विद्यालय हो, किसी भी प्रकार का एक विद्यालय हो, वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। और ये आपका जो यूनिट 5 है, यूनिट 5.5 और 5.2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा और सभी चीज़ें समझिएगा केवल एक बार में। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।